Hello gentlemen, how you are doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे और ये प्रोबेबली फिजिक्स का सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे हमारे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है, ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट्स, ठीक है, एंड सम फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना ऑफ लाइट, कुछ लाइट्स के फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ह्यूमन आई की, ठीक है। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपके सीडीएस में पूछेगा वो, ठीक है, या पूछता है। तो देखो ये हमारे एक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें क्या क्या याद रखना है, ठीक है, इसके बारे में इसके बारे में आपसे क्या क्या पूछ सकता है। तो देखो एक तो चीज है कॉर्निया, जो है ना कॉर्निया, ये आपको दिख रहा है कॉर्निया, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है आपके आई की, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई बॉल, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कॉर्निया में हैज कॉर्निया हैज नो ब्लड वेसल्स, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। और तीसरी बात कॉर्निया के बारे में, इट डिराइव्स ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन मिलती, ब्लड वेसल्स होती नहीं है कॉर्निया में, ठीक है, और इस जो ऑक्सीजन लेती है ना कॉर्निया, वो डायरेक्टली एयर से लेती है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कॉर्निया में ब्लड वेसल होती है नहीं होती है, इस टाइप से आपको स्टेटमेंट लिख देगा दैट कॉर्निया हैज नो ब्लड वेसल्स। तो आपको बेसिकली स्टेटमेंट वो गैस करना होगा कि स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज जिसका आपको फंक्शन याद रखना है वो है प्यूपिल। ये दिख रही है आपको ये चीज, ठीक है, ये है प्यूपिल, ठीक है, ये प्यूपिल है। इसका क्या काम होता है आई में, इसका काम होता है रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई में जितनी लाइट एंटर करानी है ना, ठीक है, उसके अमाउंट को प्यूपिल रेगुलेट करती है, ठीक है, प्यूपिल रेगुलेट करती है। फिर आता है आपकी आइरिस, जो ये आपको दिख रहा है वाला एरिया, ठीक है, ये है आइरिस, ठीक है। आइरिस का क्या काम है, आइरिस का काम है कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। ये जो प्यूपिल है, ठीक है, आइरिस इसके साइज को कंट्रोल करती है, और प्यूपिल क्या करती है, प्यूपिल कंट्रोल करती है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, कि कितनी जो लाइट है वो इस लेंस के थ्रू अंदर जाएगी। ये है आपका लेंस, दिख रहा है लेंस, ठीक है, ये लेंस है आपका। तो इस लेंस के थ्रू बेसिकली कितनी लाइट आपकी आई में अंदर जाएगी, ठीक है। तो ये जो लेंस है ना, लेंस, ये हमारे जो आई का लेंस होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि जब इस तरीके से लाइट आपकी आई में जाएगी ना, ठीक है, तो वो इसको यहाँ पर इस तरीके से रेटिना पे फोकस कर देता है, ठीक है, रेटिना फोकस कर देता है। फिर रेटिना पे एक इमेज बनती है, तो रेटिना पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। तो हम याद रखेंगे जो आई में इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है, रेटिना पे, ठीक है, इमेज बनती है रेटिना पे। ये दिख रहे हो आप, ये लेयर, ये बेसिकली रेटिना है, ठीक है, ठीक है। और ये इमेज कैसी होती है, जो इमेज बनती है रेटिना पे कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। फिर ये जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है ना, ठीक है, फिर इस रेटिना में कोन्स एंड रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइट के बढ़ते ही ये सेल्स जो है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये जनरेट करते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं ना, ये ऑप्टिक नर्व दिख रही है, ऑप्टिक नर्व, ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके जो ब्रेन होता है ना आपका, ठीक है, आपके ब्रेन में पहुंचते हैं। और ब्रेन जो है फिर इमेज जो प्रॉपर एक इरेक्ट इमेज बनती चीज की, ठीक है, जो ब्रेन है वो फिर इस इन्वर्टेड इमेज को एक इरेक्ट इमेज बना देता है, बेसिकली फ्लिप कर देता है इमेज को, सिंपल भाषा में कहे तो, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो अगर मैं आई का स्ट्रक्चर सामने से ड्रॉ करूं इस तरीके से, तो ये आपका प्यूपिल हो गया, ठीक है, और ये आपका
आयरिस हो गया, ठीक है। तो ये आपका आयरिस है, ठीक है। और ये जो अंदर का आपका जो ब्लैक ब्लैक कलर का, बिल्कुल आपके आई के बीच में इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर का एक सर्कल टाइप होता है ना, ठीक है, ये होता है आपका प्यूपिल, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो आपका आयरिस होता है ना, उसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रैंड्स बने रहते हैं, इस तरीके से बेसिकली आपने आईज में देखा होगा, इस तरीके से स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे अगर आप बाहर खड़े हो, ठीक है, अपने घर के बाहर खड़े हो दिन में, ठीक है, तो वहां पर बहुत लाइट होगी, ब्राइट, बेसिकली वहां पर बहुत ब्राइट होगा, बेसिकली बहुत ज्यादा लाइट होगी वहां पर, ठीक है। फिर आप क्या करो, आप एक रूम में अचानक, अब आप जब घर के अंदर आओगे ना, तो लेट्स सपोज घर के अंदर कोई भी लाइट ऑन नहीं है आपकी, ठीक है, तो घर के अंदर एज कंपेयर टू बाहर के कंपेरिजन में काफी अंधेरा होगा घर के अंदर, ठीक है। किसी रूम में जाओगे, ठीक है, या आप किसी अंधेरे रूम में जाओ, ब्राइटनेस से सीधे आके किसी अंधेरे रूम में जाओ ना, तो आपको कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता आपको। फिर उसके बाद बेसिकली बहुत हल्का दिखाई देता है, और कुछ देर बाद आपको फिर सब कुछ मतलब आराम से दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है ना, जब आप ब्राइटनेस से डार्कनेस में जाते हो ना, तो बेसिकली यहाँ पर प्यूपिल का एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। जब आप ब्राइट से डार्क में जाओगे ना, तो आपकी जो प्यूपिल होगी ना, प्यूपिल एक्सपेंड कर जाएगी, एक्सपेंड, सो दैट मोर लाइट कुड एंटर द आई, जिससे कि बेसिकली वहां पर लाइट बहुत ही ज्यादा कम है ना, तो प्यूपिल एक्सपेंड हो जाएगी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर लाइट अपने अंदर डाल सकूं, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कभी रात में किसी इंसान की आंखें देखना, उसका जो प्यूपिल होगा ना वो काफी बड़ा होगा, अंधेरे में जो प्यूपिल रहेगा उसका साइज होगा वो काफी बड़ा होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं दिन की बात करूं, या कहीं पर बहुत तेज रोशनी है, ठीक है, तो अगर आप उस रोशनी की तरफ देखोगे, आप अभी कभी सन की तरफ देखना, जब आप सन की तरफ देखोगे ना, तो आपको जो प्यूपिल है, ये आइरिस है बाहर का, और ये प्यूपिल है, ठीक है, ये काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर। एक ऑप्टिमम लेवल की लाइट ही आपकी आईज में जा सके, आपकी आईज में एंटर हो सके, इसकी वजह से प्यूपिल छोटा हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई विल रिड्यूस, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई विल रिड्यूस, ठीक है। तो ब्राइट कंडीशन और ये डार्क कंडीशन में, डार्कनेस में और ब्राइटनेस में, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ऑल राइट, फिर देखो, फिर एक चीज आती है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। जो हम दूर की और पास की चीजें देख पाते हैं ना, ठीक है, इज ड्यू टू अकोमोडेशन ऑफ आई, और अगर थोड़ा स्पेसिफिकली कहें, तो एकोमोडेशन एकोमोडेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। तो देखो यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन जो होती है, व्हेन सीलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको ये मसल्स दिख रही हैं, ये वाली मसल्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सीलियरी मसल्स, ठीक है, सीलियरी मसल्स कहते हैं। जब ये सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती है ना, रिलैक्स कंडीशन में होती है, ठीक है, जब ये सीलियरी मसल रिलैक्स कंडीशन में होती है, ठीक है, तो जो लेंस होता है आपका आई लेंस बिकम्स थिन, लेंस जो है वो थिन हो जाता है। ये बेसिकली इस तरीके से आपका लेंस है, जब आपकी आई मसल रिलैक्स होंगी, तो आपका मसल इस कंडीशन थिन कंडीशन में रहेगा, ठीक है। अब थिन कंडीशन में रहता है ना, तो आई का लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अब जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना, तो आप देख सकेंगे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो देखो सीलियरी मसल रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है, सीलियरी मसल बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है, लेंस थिन स्टेट में होगा। अगर सीलियरी मसल रिलैक्स होंगी तो लेंस थिन स्टेट में होगा, और थिन स्टेट में होगा तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और जब फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो आप दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली देख पाओगे, ठीक है।
फिर जो इसकी दूसरी कंडीशन आती है, ये आपको बिल्कुल ऐसे ही याद रख लेना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है व्हेन सीलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड। जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, ठीक है, जब सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेंस बिकम थिकर। लेंस जो है पहले थिन था, अब वो बेसिकली इस तरीके से थिक हो जाएगा, ठीक है। लेंस बिकम्स थिकर, ठीक है। और जब लेंस थिक हो जाएगा ना, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो आप जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है, उनको क्लियरली देख पाओगे। जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप क्लियरली देख पाओगे। जो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेंस थिक हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, देन यू कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रख लेना है। अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं पूरा आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से सीलियरी मसल्स होती है, यहाँ पर जोन्यूल्स होते हैं। जब सीलियरी मसल रिलैक्स होती हैं तो जोन्यूल्स टाइट रहते हैं, जोन्यूल्स के टाइट रहने की वजह से ये लेंस इस तरीके से खिंचा रहता है दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से लेंस खिंचा रहता है, इसलिए लेंस थिन रहता है। अब जब लेंस थिन रहेगा ना, तो इसकी फोकल लेंथ है ये बेसिकली इंक्रीज रहती है एज कम्पेयर टू अदर कंडीशन। तो इंक्रीज रहेगी तो आप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाओगे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या है, जो सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, ऐसे ये लेंस है, ठीक है, इस तरीके से सीलियरी मसल लगी है, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, आई की तरफ आ जाती है, तो ये जोन्यूल्स ढीले पड़ जाते हैं। अब जोन्यूल्स पहले खिंचे हुए थे, पहले बिल्कुल स्ट्रेट थे, खिंचे हुए थे, टाइट थे, तो लेंस थिक था। अब जब ये ढीले पड़ जाएंगे ना, तो लेंस बेसिकली तब पहले लेंस थिन था, ठीक है। अब जब ये ढीले पड़ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ढीले ढाले पड़ जाएंगे, ठीक है, तो लेंस जो बेसिकली वो थिक हो जाएगा। थिक होने की वजह से क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ जो थी पहले पहले इतनी थी, ठीक है, पहले बेसिकली यहाँ से यहाँ तक थी, अब ये ऐसे आ गई, ठीक है, तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से आप सिर्फ जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपके पास के ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको आप क्लियरली देख पाओगे, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। आपको इतना ये सब जोन्यूल्स वगैरह में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है, सीलियरी मसल्स जब रिलैक्स होंगी, लेंस थिन होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और आप दूर के ऑब्जेक्ट देख पाओगे। व्हेन सीलियरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, लेंस बिकम थिकर, फोकल लेंथ डिक्रीजेस एंड कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो बेसिकली ये होता है एकोमोडेशन। इस तरीके से आपकी जो आई की फोकल लेंथ है ना, ठीक है, वो अपने आप को एकोमोडेट करती है, चेंज होती रहती है, जिससे कि आप पास के और दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख पाओ। जब आप किसी कोई पास का ऑब्जेक्ट देखोगे तो बेसिकली अलग तरीके से अकोमोडेट हो रही है, और जब कोई दूर का ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो बेसिकली आपकी जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो दूसरी तरीके से अकोमोडेट हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स है ना, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, या आपको सबको पता होगा मोस्टली लोगों को, ठीक है। टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, अगर आपको किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख रहा है ना, ठीक है, तो एटलीस्ट आपकी आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, विजन, ठीक है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। बेसिकली सबसे पास आप किसी चीज को अगर देख सकते हो, ठीक है, तो भी आपकी आई, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के बीच में 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होना चाहिए। उससे अगर आप 25 डिस्टेंस से कम करोगे ना, उस ऑब्जेक्ट को, अपनी आई को उसके पास लेके जाओगे या उस ऑब्जेक्ट को अपने आईज के पास लेके आओगे, तो वो चीज बेसिकली उतनी क्लियर नहीं रहेगी, धुंधली धुंधली होने लगेगी। तो बेसिकली टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसे हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहते हैं, नियर पॉइंट। तो अगर आपसे पूछ ले कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है, तो आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आई और ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर आपसे बोलते लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, तो भी आप बोलोगे 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे बोले द लीस्ट डिस्टेंस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो भी आप 25 सेंटीमीटर ही बोलोगे, ठीक है। तो ये तो नियर बाय पॉइंट हो गया या नियर पॉइंट हो गया। तो फारदेस्ट पॉइंट कितना होता है आई का, कहाँ तक देख सकती है, फारदेस्ट पॉइंट, ठीक है,
फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है, फारदेस्ट पॉइंट होता है इन्फिनिटी, ठीक है। बेसिकली हम फारदेस्ट पॉइंट को कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो बस इतना याद रखना कि नियर पॉइंट क्या होता है आई का 25 सेंटीमीटर और फारदेस्ट पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है, ऑलराइट। ये तो हो गई आपकी आई की वर्किंग की बात एक तरीके से, ठीक है, आई की वर्किंग की बात। अब आते हैं हमारे आई में जो डिफेक्ट्स होते हैं ना, डिफेक्ट्स, ठीक है, उनके बारे में। पहला डिफेक्ट होता है आपका कैटरैक्ट, कैटरैक्ट, ठीक है। कैटरैक्ट में क्या होता है ना, ओल्ड एज में आप देखा होगा, ओल्ड एज में, ठीक है, ओल्ड एज में जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी जो आई होती है ना वो बेसिकली मिल्की एंड क्लाउडी टाइप हो जाती है। आपने कहा होगा आगे से जो उनकी जो आई होती है वो मिल्की एंड क्लाउडी टाइप हो जाती है, ठीक है। इसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली फिर इसकी सर्जरी वगैरह करा के हम इस कैटरैक्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोले कि मिल्की एंड क्लाउडी आई ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है, इज कॉल्ड कैटरैक्ट, ठीक है, मिल्की एंड क्लाउडी आई, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका मायोपिया, मायोपिया, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। मायोपिया क्या होता है, इसे हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, साइटेडनेस, ठीक है, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है, ठीक है, इसमें सिर्फ जो पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ठीक है, पास वाले ऑब्जेक्ट बेसिकली दिखते हैं, दूर की नज़र जो है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है, इसमें दूर की नज़र कमजोर हो जाती है, यानी सिर्फ नियर साइटेडनेस, सिर्फ पास का ही दिखाई देना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दूर की अगर कॉमन भाषा में मतलब हिंदी में लिखो, दूर की नज़र कमजोर, ठीक है, दूर की नज़र कमजोर यानी सिर्फ पास का ही दिखाई देगा नियर साइटेडनेस में, दूर दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देंगे और दूर के क्लियरली नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली इसमें ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड नॉट ऑन इट। तो बेसिकली एक क्लियर इमेज बनाने के लिए, एक क्लियर इमेज बनाने के लिए जो मैंने आपको रेटिना दिखाया था ना आई का, ठीक है, उसके ऊपर जो है बेसिकली इमेज फोकस होकर बननी चाहिए, उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर इमेज फोकस होकर बननी चाहिए, ठीक है। बट जो मायोपिया होता है ना, मायोपिया में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है ना, दूर का ऑब्जेक्ट, उसकी जो इमेज होती है ना, उसकी जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, ठीक है, रेटिना के फ्रंट में बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती है, ठीक है, उससे पहले बन जाती है, जिसकी वजह से जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको क्लियर इमेज बनानी है तो आप इमेज जो बनेगी वो रेटिना के ऊपर बनेगी, ना आगे बनेगी ना पीछे बनेगी। तो मायोपिया केस में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट, उनकी जो इमेज होती है वो रेटिना के फ्रंट में बनती है एंड नॉट ऑन इट, ठीक है। इस वजह से दूर की चीज़ें जो हैं वो धुंधली नजर आती हैं। तो ये बेसिकली होता क्यों है ये भी लिख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लो यार, अब मेंशन है तो लिख लो, ठीक है, बाई चांस अगर पूछ लिया तो फिर क्या कर सकते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है, और ड्यू टू इलोंगेशन, इलोंगेशन जो यार, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है, या तो जो कर्वेचर होगा आई लेंस का वो बहुत ज्यादा हो जाए या फिर जो आई बॉल है वो इलोंगेट हो जाए, ठीक है, इस वजह से बेसिकली ये मायोपिया होता है, ठीक है। अब जो ये तो ऐसे, ये तो बेसिकली इन जनरल मान लो, ठीक है, आप इनको वैसे दिमाग में रखना तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी इतना कुछ नहीं जाता है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर बाई चांस वैसे पूछेगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा डीप हो जाती चीज़, ठीक है, अगर पूछ ले आपकी बुक में मैंशन है इस वजह से मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। तो इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना नॉट ऑन इट, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना मायोपिया में, ठीक है। मायोपिया होता क्या है, नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीजें क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और इसका करेक्शन क्या होता है, करेक्शन, इसको करेक्ट कैसे करते हैं, इसको करेक्ट करते हैं बेसिकली जो आपके ग्लासेस होते हैं ना, स्पेक्टिकल्स वगैरह, चश्मा वगैरह, ठीक है, उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, उसमें लगाते हैं हम कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, करेक्शन के लिए हम कॉनकेव लेंस देते हैं ऐसे बंदों को जिनकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है ना, ठीक है, उनके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, मायोपिया के करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। और जिन्हें अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि अरे यार कैसे याद रखेंगे हम इसको इतना, ठीक है, क्योंकि अभी आगे कॉन्वेक्स लेंस वगैरह भी आएगा, ठीक है, कि कहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो एक ट्रिक बताता हूँ।
नियर माई केव, ठीक है, नियर माई केव। नियर का मतलब आपका नियर साइटेडनेस, माई का मतलब मायोपिया, ठीक है, और केव से आपका कॉनकेव, कॉनकेव, ठीक है। तो नियर माई केव का मतलब क्या है, मायोपिया में नियर साइटेडनेस हो जाती है, और उसको ठीक कैसे करते हैं, कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस का यूज करके। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक कॉनकेव लेंस वाली बात याद रखनी है, नियर साइटेड मायोपिया होता क्या है ये याद रखना है, ठीक है, और उसमें इमेज क्या बनती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा इसमें नेक्स्ट, इसे कहते हैं हम हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया ये क्या होती है, ये होती है फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस। इसमें मतलब जो पास की नजर होती है इंसान की वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। फिर लिखता हूं पास की नजर कमजोर, ठीक है, यानी सिर्फ इसमें पास का ही दिखाई दूर का ही दिखाई देता है, पास की नजर कमजोर हो जाती है हाइपर मेट्रोपिया में। इसमें क्या होता है, इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, उसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था ना, इसमें होगा नियर बाय ऑब्जेक्ट फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। बेसिकली क्लियर इमेज के लिए इमेज कहाँ बननी चाहिए, रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, बट इसमें जो पास के ऑब्जेक्ट होती है ना, उनकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। इसकी वजह से जो है वो चीज़ें, पास की जो चीज़ें हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिख लो क्यों होता है, ठीक है, लिख ही लो क्यों होता है। आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, आई बॉल बहुत छोटी हो जाए, ठीक है, पिछले केस में आई बॉल एलोंगेट हो गई थी, यहां पर छोटी हो जाए, ठीक है। फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज टू लॉन्ग, ठीक है। फोकल लेंथ या तो बहुत लंबी हो जाए, ठीक है, तो पास की चीजें आपको धुंधली दिखाई देंगी, या फिर आई बॉल बहुत छोटी हो जाए, इसकी वजह से भी पास की चीजें आपको धुंधली दिखाई देंगी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, इसमें लेंस यूज करेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है, इसमें लेंस यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स। तो इसको अगर याद रखना हो तो इसको आप याद रख सकते हो, ठीक है, हाइपर एक्स, हाइपर और एक्स। तो हाइपर मतलब हाइपरमेट्रोपिया, और एक्स का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑलराइट, तो जब आपको मायोपिया पता चल, मायोपिया अगर आपको याद रहेगा ना, मायोपिया क्या होता है, ठीक है, मैंने ट्रिक बता दी है। तो अब हाइपर, जब मायोपिया नियर साइटेडनेस है तो हाइपरमेट्रोपिया क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, फार साइटेडनेस हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसमें लेंस कौन सा यूज करना है, जब उसमें कॉनकेव यूज होता है तो यहाँ पर कॉन्वेक्स यूज होगा, ठीक है। और हाइपर एक्स से आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, ठीक है, इमेज कहाँ बनती है नियर बाय ऑब्जेक्ट की, और कौन सा लेंस यूज करते हैं हम इसको ठीक करने के लिए। तो जिन बंदों की पास की नज़र कमजोर हो जाती है ना, ठीक है, उनके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर आता है आपका चौथा डिफेक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू ओल्ड एज, बुढ़ापे में होता है, ठीक है। इसमें भी कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो बेसिकली जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, हाइपरमेट्रोपिया जिसमें हमारी पास की नजर कमजोर हो जाती है, ठीक है, वो किसी भी एज के बंदे को हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू फोन चलाने की वजह से, या फिर टीवी देखने की वजह से, या किसी भी वजह से हो सकता है, किसी भी एज के बंदे को हो सकता है। बट जो ओल्ड एज में पास की नजर कमजोर होती है ना, उसको हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल, जो आपकी सीलियरी मसल होती है, ठीक है, वो एज एज के साथ बेसिकली वीक हो जाती हैं, तो ड्यू टू वीकनिंग ऑफ सीलियरी मसल्स की वजह से प्रेस बायोपिया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, देखो इसमें भी जब पास की नजर कमजोर होगी तो पास की नजर के लिए तो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे ना, जिस तरीके से हमने हाइपर मेट्रोपिया में जब पास की नजर कमजोर हो जाती है तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इसमें भी तो पास की नजर ही कमजोर हो रही है, ठीक है, इसलिए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो इसलिए इसमें भी हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये बात याद रखनी है। और प्रेसबायोपिया होता क्या है और क्यों होता है, ड्यू टू ओल्ड एज। ठीक है, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसकी भी ट्रिक है। प्रेस एक्स, वो हाइपर एक्स था, ये है प्रेस एक्स। प्रेस से प्रेसबायोपिया और एक्स से आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रेस है, प्रेस, ऐसे दोनों एस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतनी बात, चारों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, फिर एक चीज आती है ना, ऐसा कोई बंदा, कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, बहुत ब्लैक हो गया, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी। ठीक है, ऐसा कोई बंदा, पर्सन विद बोथ मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो, यानी उसकी पास की और दूर की नज़र दोनों कमज़ोर हो जाए, तो उसका उसका जो स्पेक्टिकल्स होंगे ना, उससे जो चश्मा लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा, वो किस तरीके का होगा। देखो, एक लेंस बना के दिखाता हूँ मैं उसका। ठीक है, इसमें बेसिकली आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के ऐसे दो लेंस लगे होते हैं चश्मे में, इस तरीके से एक नीचे की तरफ लेंस लगा होता है। ठीक है, तो ऊपर का जो लेंस होता है ना, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर जो होती है, ऊपर जो लगता है वो कॉनकेव लेंस लगता है फॉर मायोपिया। ठीक है, फॉर लगता है फॉर मायोपिया। और नीचे जो लेंस लगता है वो लगता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो जिनकी पास की और दूर की दोनों जो नज़र होती है वो कमज़ोर हो गई होती है। ठीक है, तो इस टाइप के हम लेंस को कहते हैं बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी कि बाईफोकल लेंस वहां पर यूज होता है जहां पर एक बंदे को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों रखा हो। ठीक है, ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, और ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये पूछेगा प्रेस बायोपिया मायोपिया एग्जैक्टली सीधे सीधे पूछ लेगा कि क्या होता है और कैसे ठीक होता है ये। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो, एक क्वेश्चन आता है, वाई डू वी हैव टू आईज। हमें दो आंखों की जरूरत क्या है, दो आंखों की जरूरत क्या है। ठीक है, वाई डू वी हैव टू आईज। बेसिकली ऐसा क्यों है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ मैं, ऐसा क्यों है। ये इस वजह से है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू विद वन आई इज 150 डिग्री। ठीक है, अगर आप अपनी एक आंख बंद करोगे ना, एक आंख बंद करोगे, तो लेट्स सपोज ये आपकी दो आंखें हैं। ठीक है, ये दो आंखें हैं। ठीक है, आप बेसिकली मैक्स टू मैक्स इतना देख सकते हो, इधर तक का देख सकते हो अपनी आंख के लेवल का, और इधर तक का देख सकते हो, तो ये होगा आपका फील्ड ऑफ व्यू। तो ये कितना फील्ड ऑफ व्यू है, दो आंखों से 180 डिग्री। ठीक है, वहीं अगर मैं एक आंख की बात करूँ ना, अगर आपने एक आंख बंद कर रखी है, ठीक है, तो एक आंख का फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, एक आंख का फील्ड ऑफ व्यू लगभग होगा आपका इतना, 150 डिग्री का। ठीक है, तो पूरा बेसिकली हमें जब इधर का कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा ये बेसिकली कवर करने के लिए हमें दो आईज की जरूरत पड़ती है। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू विद वन आई 150 डिग्री, बेसिकली आप 150 डिग्री तक यहाँ तक देख पाओगे एक आई से, पर दोनों आई से पूरा आप इतना जो है आप एरिया कवर कर पाओगे, अपनी आई से देख पाओगे। ठीक है, ऑलराइट। तो विद टू आईज कितना होता है हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू विद टू आईज, ये कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, और फिर एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं स्टेरियोप्सिस। ठीक है, स्टेरियोप्सिस क्या होता है, परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों आईज से आप किसी चीज की डेप्थ कितनी है, बेसिकली आप 3D वर्ल्ड को देख पाते हो। ठीक है, आप दोनों आईज की मदद से 3D वर्ल्ड को देख पाते हो, और इसे हम कहते हैं स्टेरियोप्सिस। ठीक है, स्टेरियोप्सिस। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि वाई डू वी हैव टू आईज, बिकॉज दोनों आईज से जो फील्ड ऑफ व्यू है 180 डिग्री है। और स्टेरियोप्सिस बेसिकली हम 3D, जो हमारी 3D वर्ल्ड है ना बेसिकली, ठीक है, उसको भी हम परसीव कर पाते हैं दो आईज होने की वजह से। ठीक है, फिर देखो एक चीज आती है यहाँ पर, डोनेशन ऑफ आई। डोनेशन ऑफ आई। ठीक है, डोनेशन ऑफ आई। तो इसमें
मतलब मोस्टली ऑलमोस्ट सब लोग अपनी आइज को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। बट कौन से लोग हैं जो अपनी आइज को डोनेट नहीं कर सकते? पीपल हु कैन नॉट डोनेट देयर आइज। कौन से लोग हैं जो अपनी आइज को डोनेट नहीं कर सकते? सर मेरा दोस्त, उसने ऐसा बहुत कुछ देख लिया है जिसके बाद वो अपनी आंखें किसी को दान नहीं देना चाहता है ठीक है चलो जोक्स अपार्ट, बट हाँ, ऐसे कौन से लोग हैं जो अपनी आइज को डोनेट नहीं कर सकते हैं? ठीक है, देखो जिनको एड्स है, ऐसा कोई बंदा जिसको एड्स है वो अपनी आइज को डोनेट नहीं कर सकता किसी दूसरे बंदे को। अगर वो मर जाता है, ठीक है, बंदा मरने के बाद ही मोस्टली आइज डोनेट करी जाती है, तो बेसिकली जिसको एड्स था उसकी आइज नहीं ली जा सकती। जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, ऐसा बंदा भी अपनी आइज डोनेट नहीं कर सकता। जिस बंदे को रेबीज हुआ था वो भी नहीं कर सकता। जिसको एक्यूट ल्यूकीमिया है, एक्यूट ल्यूकीमिया है, बीमारी होती है, ठीक है, वो भी नहीं कर सकता। जिसको टेटनस है, टेटनस, ठीक है, कॉलरा, मेनिंजाइटिस और एनसेफलाइटिस, एनसेफलाइटिस है, ये जो बीमारियां हैं, ठीक है, जिन बंदों को वो अपनी आइज को डोनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पर, ये पूछ सकता है आपसे, स्टार बना लो इसके ऊपर, ठीक है। वन पेयर ऑफ आइज कैन गिव विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। वन पेयर ऑफ आइज, बेसिकली 2 आइज, ठीक है, ये विजन दे सकती हैं 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को। जो अब मैंने अभी आईज में बताया, सबसे ऊपर वाली लेयर हम कॉर्निया कहते हैं, सबसे ऊपर की लेयर जो होती है आई की, उसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अगर इस कॉर्निया में डिस्टॉर्शन वगैरह की वजह से, ठीक है, बेसिकली अगर कॉर्निया में किसी भी तरीके का बेसिकली डिफेक्ट आने की वजह से अगर बंदों की आईसाइट चली जाती है ना, ठीक है, तो अगर कोई बंदा 2 आइज डोनेट करता है, तो 4 ऐसे बंदों को आईसाइट मिल सकती है जिनकी आईसाइट कॉर्निया के डैमेज होने की वजह से गई है, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ आइज कैन गिव विजन टू अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो, अब आता है एक चीज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जब अगर मैं मान लूँ एक मीडियम ये है, ठीक है, और दूसरा मीडियम ये है, ठीक है, तो अगर मैं कह दूँ ये मीडियम यानी एयर है, ठीक है, और ये मीडियम वाटर है, ठीक है, तो जब एक रे ऑफ लाइट एयर से पास होती हुई, ठीक है, एयर से पास होती हुई वाटर में जाएगी ना, तो वो अपने पाथ से बेसिकली डिविएट होगी थोड़ा सा। अगर ये मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ, एक 90 डिग्री लाइन इस सरफेस की 90 डिग्री, इस सरफेस की 90 डिग्री पे, ठीक है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या होगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, जाना उसे ऐसे था सीधे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी बेंड कर गई, ठीक है। वो मैंने आपको बता रखा है कि ये डेंसर मीडियम है वाटर एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है। इस वजह से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, अगर रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है, तो इसी को हम बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है पहले से, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में पूरा कवर कर रखा है मैंने कैसे क्या होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है सबसे पहले थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म, एक प्रिज्म देखा आपने? प्रिज्म कैसा होता है? ये लाइन इससे मिल जाएगी और ये वाली लाइन जाके इससे मिल जाएगी, तो बेसिकली तो आप इतना समझो कि एक प्रिज्म इस तरीके का होता है, ठीक है, प्रिज्म इस तरीके का होता है, ऑलराइट। तो जब आप एक रे ऑफ लाइट प्रिज्म में ऐसे करके मारोगे ना, ठीक है, तो ये जाना तो इसे इस तरीके से चाहिए था, इस तरीके से चाहिए था, पर यहाँ पर इस तरीके से बेंड हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो जाता है और फिर ये इस तरीके से निकल जाती है, इस तरीके से फिर दोबारा से बेसिकली ये इधर बेंड हो जाएगी, जाना इसको ऐसे चाहिए था इस तरीके से, पर ये फिर से बेंड हो गई, क्योंकि पहला मीडियम ये था, दूसरा मीडियम ये था, फिर पहला मीडियम ये था, ठीक है। एयर होगी बाहर और इसका मीडियम कुछ और, इसका मटेरियल जो होगा वो कुछ और होगा। बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो बैंड हुई, फिर दूसरे मीडियम से फिर पहले मीडियम में गई, बेसिकली बैंड हुई, ठीक है, ऑलराइट।
तो यही हम इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ऑलराइट, तो जब ये लाइट रिफ्रैक्ट होती है ना, ठीक है, रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अपने मेन पाथ से डिविएट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा और क्लियर करके बताऊं आपको, देखो ये प्रिज्म है, ठीक है, एक लाइट आपने इस तरीके से इस पर इंसिडेंट करी, ठीक है, तो ये इस सरफेस का नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बेंड हो जाएगी क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, और ये फिर फर्दर इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से बेंड हो जाएगी, ठीक है, और इस सरफेस का नॉर्मल ये है, कुछ इस तरीके से इस सरफेस का नॉर्मल होगा, ये नहीं, ये वाला पार्ट इस सर्फेस का नॉर्मल होगा। तो देखो इस सर्फेस का जो नॉर्मल है, इस वाली लाइन का जो 90 डिग्री है, ठीक है, ये इसका सर्फेस का नॉर्मल है, तो ये जो एंगल होगा ना नॉर्मल से, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल होगा ना नॉर्मल से, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस। इसको ई से नोट करते हैं, क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस बेसिकली इमर्ज हो रही है ना, यहाँ से लाइट बाहर निकल रही है और यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस, ठीक है, इंसिडेंस। तो बेसिकली इसको जाना तो ऐसे था, जाना तो अगर ये रे ऑफ लाइट जाती तो सीधी इस तरीके से निकल जाती, बट ये अपने पास से कितना डिविएट हो गई, अब ये जा ऐसे रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पीछे ड्रॉ करूँ ना वर्चुअल लाइन, तो मैं देख सकता हूँ कि अपने पास से इतना डिविएट हो चुकी है, बेसिकली जाना ऐसे था और चली ऐसे गई है, ठीक है। तो ये इतना डिविएट हुई है अपने पाथ से, ये एंगल, ठीक है, इस एंगल को हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि इतना डिविएट हुई है, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ ना कि मिनिमम डिविएट हो, बेसिकली ये जो एंगल हो ना, ये एंगल ये मिनिमम बने, ये एंगल मिनिमम कब बनेगा, ठीक है, जब जो लाइट होगी वो बहुत ही कम बेंड हो, बेंड तो होगी, वो बेंड तो होगी, लेकिन वो बहुत अगर कम बेंड होगी ना, जितना कम बेंड होगी उतना एंगल कम बनता, उतना एंगल कम होता जाएगा, ये वाला एंगल कम होता जाएगा। अगर स्ट्रेट जाएगी तो एंगल बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है, बट स्ट्रेट नहीं जाएगी, कुछ तो डिविएशन होगी। बट देखो फॉर एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, प्रिज्म के थ्रू लाइट का मिनिमम डिविएशन कराना ना, फॉर मिनिमम डिविएशन, ठीक है, डिविएशन ऑफ लाइट, इसको मिटाता हूं मैं यहाँ से, ठीक है, इसको मिटाता हूं, ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, मिनिमम डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म के लिए कंडीशन क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ठीक है, वो एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर हो। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये और ये एंगल ऑफ इमरजेंस, ये दोनों बराबर हो। जब ये दोनों बराबर होंगे ना, तो हमारी मिनिमम डिविएशन की कंडीशन आएगी। तो बस इतना पॉइंट याद रख लेना, अगर आपसे बाई चांस पूछेगा ना फॉर मिनिमम डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, ठीक है, और लिख दे वहां पर आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इमरजेंस, तो बात गलत हो जाएगी। फॉर मिनिमम डिविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रख लेना, ठीक है। अगर बाई चांस पूछेगा, क्योंकि पूछ सकता है, ये कॉम्पिटिटिव में बना लेता है सवाल, ठीक है, इस तरीके से आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, तो प्रोबेबली पूछ सकता है, ठीक है। फिर देखो आपने जो देखा होगा ना, अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये तो रेड कलर है, ठीक है, अब मैं व्हाइट तो नहीं दिखा सकता व्हाइट पे, ठीक है, प्रोबेबली चलो मैं ग्रे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको व्हाइट मान लेना, ठीक है। ये व्हाइट लाइट जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है, ठीक है, ठीक है, व्हाइट लाइट जा रही है प्रिज्म से, ठीक है, व्हाइट लाइट आपने प्रिज्म से पास कराई, तो आप क्या देखोगे ना, ये इस तरीके से 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है। जो लाइट का सीक्वेंस होगा ना, वो देखना इस तरीके से होगा, वो ये होगा वेब ग्योर, आपने सुना होगा वेब ग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सी रहेगी, रेड होगी, फिर उसके नीचे ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और सबसे नीचे आपको कौन सी मिलेगी, वायलेट मिलेगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो व्हाइट लाइट आई, ठीक है, वो अपने इन 7 कलर्स में, ठीक है, 7 कलर में डिस्पर्स हो गई, यानी इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, 7 कलर में डिस्पर्स हो गई, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में डिस्पर्स हो गई, ठीक है, इसलिए हम इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब आपको वेवग्योर देख के आपको रेनबो याद आ रहा होगा, कि रेनबो में भी इसी तरीके से जो वेवग्योर का सीक्वेंस होता है, वेब ग्योर का सीक्वेंस आपको दिखाई देता है, सबसे ऊपर रेड, फिर इस तरीके से कलर नीचे की तरफ आपको इसमें सीक्वेंस से दिखाई देंगे, ठीक है।
तो अब जब रेनबो की बात कर लिए तो हम यहाँ पर रेनबो की बात कर लेते हैं। रेनबो क्यों बनता है? रेनबो, ठीक है, रेनबो बनता है, ठीक है, दो चीजों से बनता है रेनबो। एक तो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेनबो क्यों बनता है, रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू, पहली चीज डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर मैं दिखाऊं तो बेसिकली क्या होता है, जब बारिश होती है ना, बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है, मॉइस्चर आ जाता है तो वहां पर छोटी छोटी एटमॉस्फेयर में वाटर की, मैं वाटर की ड्रॉप्स बनाता हूँ, ठीक है, फिर इससे एक एक जो लाइट की रे है, ठीक है, लाइट की रे यहाँ पे आके इस पे इंसिडेंट हो रही है, इस तरीके से इस पे पड़ रही है, ठीक है, इस पे पड़ रही है। तो क्या होगा ना, अब देखो बाहर मीडियम अलग है, बाहर एयर है और ये वाटर है, तो बेसिकली वो थोड़ी सी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, जाना उससे इस तरीके से जाना था, बट अब यहाँ पर क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद यहाँ से इस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन जो हुआ, बेसिकली यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और फिर यहाँ से बेसिकली वो जब निकलेगी, ठीक है, वो जब निकलेगी तो वो बेसिकली डिस्पर्स हो चुकी होगी, अभी तक वो जो लाइट है वो डिस्पर्स हो चुकी होगी, यानी अब वो आपको यहाँ पर वही विबग्योर वाला सीक्वेंस, एक रेनबो में जिस तरीके से विबग्योर होता है आपका, ठीक है, नीचे से ऊपर तक विब, ये हटाओ, विबग्योर का सीक्वेंस आपको देगी, तो आप कहोगे हाँ भाई आसमान में रेनबो दिख रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो हमारा रेनबो है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको इतना सब कुछ, मतलब ये डायग्राम वगैरह याद रखने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये दो चीजें याद रख लेना कि रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रेनबो अगर हमें देखना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन फॉर सीइंग रेनबो, रेनबो, ठीक है, तो क्या होगा, वी मस्ट स्टैंड, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी सन। बेसिकली जो हमारा फेस होना चाहिए वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अरे यार कॉमन सी चीज़ है, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, ये सन है आपका, ठीक है, सन है आपका, ठीक है, और आपको रेनबो देखना है ना, तो आप यहाँ खड़े हो, इधर की तरफ देख रहे हो, इधर की तरफ देख रहे हो, ठीक है, इधर की तरफ देख रहे हो, जो आपकी पीठ है वो सन को फेस कर रही है, और वो करनी भी चाहिए यार। अगर आपको रेनबो देखना है, ठीक है, तो जो लाइट की रे आ रही होंगी, ठीक है, लाइट की रे आ रही होंगी, वो इस तरीके से वाटर ड्रॉप से इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर पड़ रही होंगी। जब सन इधर होगा तो सामने जो वाटर ड्रॉपलेट होंगी उसी पे तो पड़ेंगी जाके, ठीक है, उस पर जब रेस पड़ेंगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पर आपका रेनबो का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से आपका रेनबो का फॉर्मेशन होगा। तो आपको देखना है तो सन की तरफ थोड़ा ना देखोगे, आप देखोगे तो सामने की तरफ, सन से दूसरी तरफ ना, अगर आपको रेनबो देखना है, ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर सीइंग रेनबो, वी मस्ट स्टैंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, हमारा फेस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिर देखो एक चीज होती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो अभी रिफ्रैक्शन आपको पता है बेसिकली कि जो लाइट है वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती रहती है, ठीक है, ऐसे आ रही है तो हो सकता है ऐसे बेंड हो जाए, ऐसे आ रही हो सकता है, या बेसिकली ऐसे आ रही हो तो हो सकता है इस तरीके से बेंड हो जाए, ठीक है, अवे या टुवार्ड्स द नॉर्मल, बेसिकली वो बेंड होती है, लाइट की बेंडिंग को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्शन पता चल गया है, ठीक है। इस तरीके से जो रिफ्रैक्शन होता है ना, बेसिकली वो हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है। एटमॉस्फेयर में क्यों होता है, क्योंकि जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स प्रेजेंट है, जैसे कि आपकी ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, फिर उसके ऊपर आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, फिर उसके ऊपर आपको मिलेगा आपका मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर जो भी है देख लेना स्पेलिंग, ठीक है, ऑलराइट। फिर उसके ऊपर आपको मिलेगा आपका आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर,
ठीक है, आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, ठीक है। इस हिसाब से आपको जो है वो बेसिकली लेयर्स मिलेंगी, और इन लेयर्स की ना, इन लेयर्स की डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी, वो सबकी डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है, डेंसिटी और टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जब कोई लाइट आती है ना तो बेसिकली वो रिफ्रैक्शन शो करती हुई आती है, बेसिकली एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के आप बस एप्लीकेशन देखो क्या क्या है, ठीक है। एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स आपको ट्विंकल करते दिखाई देते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर वाले, ठीक है। तो वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, ठीक है। दूसरी चीज आती है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट बेसिकली 2-2 मिनट का होता है ये, 2-2 जो हमारा सन है, ठीक है, वो अपने एक्चुअल हॉराइजन को क्रॉस करने से पहले, जैसे अगर मैं यहाँ पर अर्थ बनाऊं, ठीक है, अर्थ बनाऊं, ठीक है, और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये हॉराइजन है, ये हॉराइजन मान लिया मैंने, ये जो सरफेस है बेसिकली ये हॉराइजन है, ठीक है, ये हॉराइजन है। आप यहाँ पर खड़े हो, आप यहाँ पर खड़े हो, आप सन को देख रहे हो, ठीक है, तो सन अभी ये है हॉराइजन, ठीक है, हॉराइजन, तभी हम कहते हैं जब हॉराइजन से ऊपर आता है सन, तब कहते हैं हम सनराइज हुआ है, ठीक है। तो ये सन है आपका, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, सन ने यहाँ पर इस तरीके से सन की स्ट्रेट लाइट आई, ठीक है, स्ट्रेट लाइट आ रही सन की, ठीक है, सन स्ट्रेट आ रही होगी, ठीक है, और फिर वो क्या होगा, इस तरीके से रिफ्रैक्शन की वजह से नीचे की तरफ बैंड हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर चेक हटा देता हूँ मैं। तो बैंड होने की वजह से ना आपको इस तरीके से बैंड हो गई है, तो आपको जो पोजीशन दिखेगी ना सन की, वो यहाँ पर दिखेगी, आपको दिखेगा कि सन राइज हो चुका है, ठीक है। और इसके बीच में कितने टाइम का डिफरेंस आता है, ये आता है 2 मिनट का, यानी आपको सन एक्चुअल हॉराइजन से ऊपर आने से पहले आपको सन ऊपर दिख जाएगा, और ये कितने टाइम पहले दिखना शुरू होगा आपको सन ऊपर, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले, ठीक है, एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले आपको ऐसा दिखेगा कि सन ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो ये बस इतना याद रखना, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट 2-2 मिनट का होता है, ये 2-2 मिनट का होता है, ठीक है, और ये होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जो सन होता है, ठीक है, डिलेड सनसेट, सन जो बेसिकली सेम चीज़ है, अब मान लो सन जो है वो हॉराइजन के नीचे जा चुका है, ये आपका हॉराइजन है, ठीक है, इसके नीचे आ चुका है, पर जो लाइट देगा इस तरीके से, तो लाइट यहाँ पर आके बेंड हो जाएगी, तो जो आपको अपरेंट पोजीशन दिखेगी ना सन की, वो यहाँ पर दिखेगी, तो आपको लगेगा अभी सन सेट, अभी सन होराइजन के नीचे नहीं गया है, बट सन जो एक्चुअल में होराइजन के नीचे जा चुका है। और ऐसा कब होता है, यहाँ पर भी 2 मिनट का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक है, 2-2 मिनट का डिफरेंस होता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से होता है। और जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो आपको स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से ही होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और आती है सन वाले केस में, जो आपको शाम, सुबह और शाम के टाइम पे ना सन जो है, सन अपीयर्स एज ए फ्लैट डिस्क, जो बेसिकली फ्लैट डिस्क की तरह आपको सन नहीं दिखाई देता है, अगर आप शाम में देखोगे बिल्कुल एक ऑरेंज कलर की फ्लैट डिस्क दिखाई देगी, ठीक है, एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, वो भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप ये 3 एप्लीकेशन आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की याद रखोगे, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। फिर एक चीज़ यहाँ पर आती है, जो हमारे स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स, जो मैंने बताया आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट शो करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं, ऑल्दो वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बट स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। बट जो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स, ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स जो होते हैं वो ट्विंकलिंग शो नहीं करते हैं, क्यों, इसके पीछे 2 रीज़न है। पहली चीज़, दे आर मच क्लोजर टू अर्थ, वो अर्थ के बहुत पास है, स्टार्स जो है वो अर्थ से बहुत दूर है, ठीक है, दे आर मच क्लोजर टू अर्थ। एंड दूसरा रीजन ये है कि दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, वो बेसिकली जो उन पे सन की लाइट पड़ रही है ना, ठीक है, उन पे सन की लाइट पड़ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, तो आप बस इतना रीजन याद रखना, दे आर मच क्लोजर टू अर्थ एंड दे ओनली रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, दे डू नॉट एमिट, ठीक है, दे ओनली रिफ्लेक्ट लाइट, ऑलराइट।
देखो फिर यहाँ पर एक चीज आती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, बेसिकली बिखराते हैं लाइट को। ठीक है, कोई लाइट आ रही है उसको बिखराएंगे, ठीक है, उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे सिंपल भाषा में। तो बेसिकली क्या होता है कि इसके ऊपर जो आपसे क्वेश्चन बनता है वो बनता है, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई जो होती है वो ब्लू क्यों दिखाई देती है। तो देखो जब हमारा डे टाइम होता है ना, डे टाइम, तो ये मैं आपकी अर्थ बनाता हूँ, ठीक है, आपकी अर्थ बनाई मैंने, ठीक है, ये आपका सन है। ठीक है, जो डे टाइम होता है ना, ठीक है, उसमें जो सन होता है ना, जैसे अगर मैं 12-12 बजे की बात करूँ, ठीक है, तो वो बिल्कुल ओवरहेड होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका एटमॉस्फेयर बना दिया मैंने, ठीक है, ओवरहेड होता है। तो जो लाइट होती है ना, लाइट जो सन से रेज आ रही है, ठीक है, उनको लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है एज कम्पेयर टू, जब मैं बताऊंगा आपका जो सन होता है वो हॉराइजन के पास होता है, यानी सुबह और शाम के वक्त। ठीक है, सुबह और शाम के वक्त हॉराइजन के पास होता है ना, तो दिन के टाइम में लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। और देखो जो मैंने आपको विबग्योर का सीक्वेंस बताया ना, विबग्योर, ये सीक्वेंस इस वजह से भी है क्योंकि ये जो आप नीचे से ऊपर जाओगे ना, ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने पे वेवलेंथ वेवलेंथ इंक्रीजेस, जो वेव की वेवलेंथ होती है ना वो इंक्रीज होती है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ जिस लाइट की होती है, ठीक है, वो उतनी कम स्कैटर होती है। ठीक है, या वो उतनी इजीली स्कैटर नहीं होती है। ठीक है, ऑलराइट, इसीलिए आपने देखा होगा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी ये साइन होते हैं ना, बेसिकली डेंजर वगैरह के साइन होते हैं, ठीक है, वो रेड कलर से बनाए जाते हैं ताकि वो दूर से दिख जाए। ठीक है, यानी जो उनकी स्कैटरिंग होती है वो सबसे कम होती है। यहाँ पर लिख लो एक पॉइंट, डेंजर साइंस आर मेड ऑफ रेड, ये बताता हूँ मैं यहाँ से, कलर, बिकॉज इट स्कैटर्स द लीस्ट, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसकी। ठीक है, रेड कलर की इतनी, या फिर इतनी इजीली स्कैटरिंग नहीं होती रेड कलर की, इस वजह से आपको दूर से भी वो वैसे ही अपीयर होंगे साइन जैसे कि वो हैं। ठीक है, उनमें कोई स्कैटरिंग वगैरह नहीं होगी। ठीक है, देखो जब आपका सन जो है, ठीक है, ओवरहेड होता है तो उसे लेस डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है ना, जैसे कि ब्लू हो गई, वायलेट हो गई, ठीक है, वो स्कैटर हो जाती है, वो स्कैटर हो जाती है। बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराने के बाद उनकी स्कैटरिंग हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। ब्लू और वायलेट जो छोटी स्मॉल वेवलेंथ वाले हैं, ठीक है, स्मॉल वेवलेंथ वाले जो हैं, ठीक है, वो स्कैटर हो जाते हैं। स्मॉल वेवलेंथ वाले जो कलर हैं वो बेसिकली स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से आपको जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देती है। ठीक है, अभी मैं लिखवा भी दूंगा, एग्जैक्ट लिखवा भी दूंगा, पहले समझ लो। ठीक है, वो ब्लू दिखाई देगी। ठीक है, वो ब्लू दिखाई देगी। अब देखो, अब जब होराइजन के पास होता है ना सन, तो उसकी लाइट को एक लंबा ट्रेवल डिस्टेंस करना पड़ता है, लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है हमारे एटमॉस्फेयर तक आने के लिए। तो क्या होता है ना, जो इजीली स्कैटर होने वाली जो वो होती है ना लाइट होती है, जैसे कि कलर होता है, जैसे कि ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ये पहले यहीं पर ही स्कैटर हो जाते हैं, दूर पे ही स्कैटर हो जाते हैं। ये यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यहाँ तक पहुंच कौन पाती है, जो जिसकी सबसे कम स्कैटरिंग होगी। ठीक है, जो ये ब्लू लाइट है, ठीक है, ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से पहले ही पूरी तरीके से स्कैटर अवे हो जाएगी। ठीक है, पहले ही पूरी तरीके से स्कैटर अवे हो जाएगी। अब जो लाइट पहुंचेगी ना हमारी आंखों तक, वो कौन सी होगी, जैसे आपकी रेड और ऑरेंज येलो, ठीक है, ये लाइट आपकी आंखों तक, हमारी आंखों तक पहुंचेगी, इसलिए हमें ये दिखाई देंगी आसमान में। ठीक है, इस वजह से आपको शाम के टाइम पे जो स्काई दिखाई देती है ना, वो रेड कलर की दिखाई देती है। ठीक है, तो अगर मैं लिखाना चाहूँ यहाँ पर लिखा दूँ, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, तो इसका रीजन है स्मॉल एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स स्कैटर शॉर्ट
वेवलेंथ, जैसे कि आपका ब्लू एंड वायलेट, वायलेट, ठीक है। स्मॉल एटमॉस्फेरिक पार्टिकल होते हैं वो इजीली, ठीक है, स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ लाइक ब्लू एंड वायलेट एंड हेंस स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है। स्काई जो होता है वो ब्लू अपीयर होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की स्कैटरिंग होती है, ठीक है, उस टाइम। फिर देखो, फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो है वाई स्काई अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। बिकॉज एट होराइजन, क्योंकि होराइजन पे तो सनसेट और सनराइज होता है, एट होराइजन लाइट हैज टू ट्रैवल ग्रेटर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ग्रेटर डिस्टेंस, हेंस शॉर्टर वेवलेंथ गेट्स टोटली स्कैटर्ड, टोटली स्कैटर्ड अवे, ठीक है, टोटली स्कैटर्ड अवे, सो ओनली रेड एंड ऑरेंज लाइट could reach our eyes, बेसिकली हमारी आइज तक जो है रेड और ऑरेंज लाइट ही पहुंचती है, इसलिए जब हम देखते हैं आसमान को तो वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ऑलराइट, तो एक बार रिपीट करता हूँ, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, स्मॉल एटमॉस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। अब अभी जो लाइट को है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्कैटरिंग जो होती है, ठीक है, वो बेसिकली ब्लू लाइट की ज़्यादा होती है, ठीक है, ब्लू लाइट की ज़्यादा हो पाती है, जिस वजह से स्काई जो होता है वो ब्लू दिखाई देता है। बट हॉराइजन के टाइम पे काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए जो ब्लू लाइट होती है ना वो पहले ही स्कैटर्ड होके गायब हो जाती है, स्कैटर्ड वो पीछे ही स्कैटर्ड हो जाती है, जो हम तक लाइट पहुंचती है वो पहुंचती है रेड एंड ऑरेंज, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ से, ठीक है। तो अगर आप इतना आपको पता होगा तो भी आप बिल्कुल आराम से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कर पाओगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये था आपका चैप्टर, यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।